गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? वैसे तो देखो, मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी बच्चे अच्छे रहें। इसके साथ ही हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपनी जीएसटी की नेक्स्ट क्लास। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को 9 क्लासेस क्या करती हैं, सेंड करती हैं, जिसमें ऑलरेडी आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी सेकंड यूनिट चालू हो चुकी है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या कहते हैं, आप लोग इसकी जो ये वाली जो क्लास है 10th क्लास, इसको आप सेकंड यूनिट के रूप में लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब मैं अब क्लासेस ले रही हूँ, जूम क्लास ले रही हूँ, तो केवल 2 या 3 बच्चे ही क्या कहते हैं क्लास में आते हैं, तो बहुत गलत है। ये अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को घर पे बैठे इतनी फैसिलिटी मिल रही है आपको, वीडियो क्लासेस, बल्कि वीडियो क्लासेस पर भी क्या कहते हैं व्यूज केवल 6 और 7 होते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। एक तो टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी बात की आप टीचर्स को ही क्या कहते हैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या तो ना ही आप वीडियो क्लासेस देख रहे हैं और ना ही क्या कहते हैं आप लोग जूम मीटिंग ले रहे हैं। जूम मीटिंग में 2 या 3 बच्चों के आने से कुछ नहीं होता। और आप बिल्कुल भी इस वाले थॉट को तो अपने मन में लेकर ना चलें कि आप प्रमोट हो जाएंगे, कि अगर सब कुछ सही हो जाता है मई लास्ट तक या फिर जून के मिड वीक तक, तो आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम तो वैसे भी आप लोगों को पता है मार्च में आप लोगों के एग्जाम होते, तो आपके जाके एग्जाम जो होते वो जुलाई अगस्त में जाके आपके एग्जाम होते, तो आप लोगों को इस मिथ में रहने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम नहीं होंगे। तो प्लीज प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इसके साथ ही हम लोगों ने उस दिन कंपोजिशन स्कीम की लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस किया था। तो कंपोजिशन स्कीम बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन स्कीम क्या है आपकी। जब बेसिकली किसी क्या कहते हैं आपका बिजनेसमैन का टर्नओवर 1.5 लाख से कम हो, 1.5 करोड़ से कम होता है, या फिर जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में रह रहे हैं उनका 75 लाख से कम होता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो टाइम क्या कहते हैं आपका सप्लाई है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, मान के चलिए कि क्या कहते हैं मैंने जिस टाइम सप्लाई किया और मैंने कंसीडर किसी और टाइम को किया, ठीक है, तो और उस टाइम पर रेट ऑफ टैक्स आपका ज्यादा था या कम था, तो उसमें कस्टमर को ही क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्या कहते हैं अल्टीमेटली आप टाइम और वैल्यू एंड सप्लाई को क्या करें, कंसीडर करें। क्योंकि टाइम और वैल्यू ऑफ सप्लाई को कंसीडर करना आप लोगों के लिए क्या है, मस्ट है। ठीक है, कि किस टाइम पर आपने सप्लाई किया और सप्लाई का जो क्या है वैल्यू है वो क्या है। क्योंकि सप्लाई की जो वैल्यू होती है वो बेटा ये नहीं कि आपने मान के चले कि कोई चीज 1 लाख रुपए की बेची तो वो सफिशियंट है कि वो 1 लाख रुपए ही हम लोग लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप लोग सप्लाई की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। असेसेबल वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे मेरी बात समझ में, जो असेसेबल वैल्यू होती है, लाइक जब हम किसी को किसी चीज को भेजते हैं तो उसके जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। मान के चले कि वो चीज ऐसी है जिसको इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, तो वो इंस्टॉलेशन की वैल्यू को भी उसके अंदर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो अल्टीमेटली वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या की जाती है, कंसीडर की जाती हैं। तो elaborate principle device for the determining the time of supply versus service, with following being crucial determinant with a certain exception. Date on the supplier issue invoice, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग बात करें किसकी की टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस की, ठीक है, उसके लिए जिस डेट पर आपका सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, एंड डेट ऑन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बिल्कुल कौन सी डेट मानी जाती है, जब हमें इनवॉइस मिला या फिर हमें पेमेंट मिला, जिस भी डेट को ये काम हुआ। जैसे लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए कि सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया 17 तारीख का, बट उसको पेमेंट रिसीव हो गया था 12 तारीख, ठीक है, तो अल्टीमेटली टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 12 तारीख, और 12 तारीख को जो जीएसटी रेट चल रहा था वो आपके ऊपर क्या हुआ, एप्लीकेबल होगा। एंड टैक्स टू बी पेड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये तो मैं आप लोगों को, जो एवी इक्वल्स टू टीवी यही होता है, असेसेबल वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। जिस लेट्स से मैं एग्जांपल किसका लेती हूँ, इंपोर्ट का लेती हूँ। मान के चलिए आपने मंगाई तो चीज 10,000 रुपए की है, बट अल्टीमेटली 10,000 रुपए से क्या कहते हैं आपका, जब 10,000 रुपए की कोई चीज आपने क्या की, खरीदी वहां से, और वो 10,000 रुपए से बढ़ते बढ़ते, देखिए सीधी सी बात, वो बंदा जो बंदा क्या कहते हैं 10,000 रुपए की चीज आपको भेज रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने वहां से इम्पोर्ट किया, मतलब क्या कहते हैं वहां से बाय बाय सी या फिर बाय एयर उसने उसको लॉन्च करके यहाँ पर भेजा। इसके बीच में उसने फ्रेट भी पे किया, ठीक है, क्लियर, वो सारी चीजें वो हमसे क्या करता है, रिकवर करता है। फ्रेट भी पे किया उसने, ठीक है, और बीच में क्योंकि वो बाय सी आया बाय एयर आया, तो उसमें इंश्योरेंस भी क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इसको करके आपकी वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्टली जो आपको पे करनी होती है यहाँ तक, इंडिया के पोर्ट तक आने तक, और फिर यहाँ पर भी आप कस्टम ड्यूटी क्या करेंगे, पे करेंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ओवरऑल मिला के वो चीज 10,000 रुपए की चीज आपकी 30,000 रुपए की पड़ गई।
आगे मेरी बात समझ में? अब जो चीज 10,000 रुपए की आपने खरीदी है वो आपको यहाँ तक आके 30,000 की पड़ गई, तो आप अल्टीमेटली जो क्लेम करेंगे वैल्यू पर, ठीक है, वो तो 30,000 रुपए करेंगे, वो 10,000 रुपए क्यों करेंगे? तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू कभी वो नहीं मानते जो एग्जैक्टली आपने एक्चुअली प्राइस पे किया होता है। आगे मेरी बात समझ में? ट्रांजेक्शन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एग्जैक्टली पे करने के साथ साथ जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया वो सबको मिलाकर आती है। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का इनपुट टैक्स क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए सीधी सी बात है, वाई वी गेटिंग द रजिस्ट्रेशन जीएसटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल्कि मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो ना भी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, मतलब जो जिनकी जो क्या कहते हैं टर्नओवर है वो बिलो क्या है आपका 40 लाख है, वो भी आईटीसी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब वो आईटीसी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? एंड व्हाट इज आईटीसी? पहले तो आप आईटीसी समझिए। देखिए, अगर शुरुआती क्लासेस में शायद मैंने बताया हो, बट स्टिल क्या कहते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जब कोई परचेजर बायर, पहली बात तो आईटीसी ओनली क्लेम बाय था कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम द आईटीसी, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन हु गेटिंग द रजिस्ट्रेशन इन द क्या आपका जीएसटी। लेट्स से अ पर्सन, ठीक है, हु आर टेकिंग द क्या आपका मतलब हु आर परचेजिंग द क्या आपका समथिंग फ्रॉम द क्या आपका रजिस्टर्ड सप्लायर। उसने क्या किया, जब रजिस्टर्ड सप्लायर कोई चीज बेचता है तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो जब इनवॉइस इशू करता है तो उसमें वो सेपरेटली मेंशन करता है, मतलब जो भी बंदों के ऊपर लगा हुआ होता है, जीएसटी या आईजीएसटी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वो जीएसटी लगा कर देता है, या फिर क्या कहते हैं अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वो आईजीएसटी लगा कर देता है। ठीक है, तो मान के चले लेट्स से हम इंटर स्टेट ही ले ले इंट्रा स्टेट ही ले लेते हैं, एक स्टेट के अंदर ही देख लेते हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों क्या है आपकी सेम ही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो सप्लायर है वो बेसिकली आप लोगों को 1 लाख की चीज दे रहा है, और उसके ऊपर लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपका 18% क्या आपका जीएसटी है, वो आपसे 18,000 रुपए क्या ले रहा है, जीएसटी चार्ज कर रहा है। तो उसने आपको जो इनवॉइस बनाकर दिया वो 1,18,000 का बनाकर दिया, तो बायर के पास वो चीज एग्जैक्टली 1,18,000 की है। यही मेन जीएसटी का क्या है आपका रूल है, कि अगर बायर के पास कोई चीज 1,18,000 रुपए की आ रही है, खुद सोचिए आप, और अल्टीमेटली वो क्या करे, फिर उसको जब वो यहाँ पर आए अपने पास सामान लेकर आए और उसको वो क्या करे, 1,18,000 रुपए को किसका पार्ट बना ले, 1,18,000 को ही किसका पार्ट बना ले, अपनी कॉस्ट का पार्ट बना ले, तो वो किसके लिए गलत हो जाएगा, वो आपके जो क्या कहते हैं आपके जो कस्टमर है उनके लिए गलत हो जाएगा। वो कैसे कस्टमर के लिए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि कल इसी तरीके से ये प्रैक्टिस आपकी आगे भी क्या होती, कंटिन्यू होती। हर व्यक्ति जो सप्लायर को पे कर कर आता, वो उस टैक्स को अगर अपनी कॉस्ट का पार्ट बना लेता, ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसे ही क्या होता, आपका हर कोई बंदा ऐसे करता, तो कस्टमर को ना केवल उस बंदे को टैक्स पे करना पड़ता है जिस बंदे से उसने फाइनली खरीदा है, बल्कि ये चेन तो आपकी वहां से चली आ रही है पहली जगह से, जहां से उसने क्या करना शुरू किया था, आपका वो चीज आनी शुरू हुई थी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो क्या करता है, जो वो 18,000 रुपए है, ठीक है, उसको अपना एक इनपुट टैक्स अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें क्रेडिट कर देता है, मतलब लेजर बनते हैं इसके लिए बकायदा बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वगैरह और क्रेडिट लेजर वगैरह बनते हैं। उसके अंदर इनकी एंट्री दिखाता है कि मैं 18,000 रुपए इस चीज के ऊपर टैक्स पे कर कर आया हूँ, और उसका क्रेडिट ले लेता है। क्लियर हो गया? एंड देन अब क्या होता है, जब क्या होता है आपका, जब वो बंदा फर्दर उसको प्रोसेस करता है चीज को, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उसमें भी कोई भी वैल्यू एडिशन करता है, एंड द वर्थ ऑफ द क्या आपका द थिंग, ठीक है, कितनी हो जाती है, 2 लाख हो जाती है। क्लियर? कितनी हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, और उस चीज के ऊपर फिर से वो 18% क्या करता है आउटवर्ड, इस बार वो पे नहीं करेगा, इस बार वो दूसरे से लेगा जो उससे खरीदने आया। अब 2 लाख पर अगर हम 18% की बात करें तो कितना, 36,000 रुपये हो जाएगा, है ना बच्चों? तो 36,000 रुपए जब उसके पास आउटवर्ड जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई उसने किया, उसके पास जब वो पैसा आएगा, क्योंकि उसके पास 2 लाख रुपए तो उस चीज की आए जो चीज उसने बेची, और 36,000 रुपए टैक्स के नाम पे है, तो सबसे पहले वो 36,000 रुपए में से क्या करेगा, अपने 18,000 रुपए रखेगा जो कि वो पे कर कर आया था किसको, सप्लाई। क्लियर हो गया? ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर क्या होगा, आपका जो क्या कहते हैं 18,000 रुपए बचेंगे, दैट विल बी पेड बाय द क्या आपका आपका जो क्या कहते हैं आपका गवर्नमेंट है उसको पे कर कर आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसको पे कर कर आएगा, वो गवर्नमेंट को पे कर कर आएगा।
क्लियर हो गया, 18,000 रुपये। एंड सम टाइम इफ द पर्सन हैविंग द क्रेडिट मेन, कई बार क्या हो जाता है बेटा, हम लोगों के पास बहुत सारा क्रेडिट इकट्ठा हो जाता है। क्लियर। तो उस केस में मान के चलिए कि जब भी हम कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स चार्ज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो हम टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है, वो टैक्स चार्ज करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे आपका, कि केवल जितना मैं इस वाली सप्लाई पर, इस वाली सप्लाई के इनपुट पर टैक्स पे कर कराया था, मैं उतना ही क्या कर सकती हूँ, काट सकती हूँ क्रेडिट के रूप में। ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली, मैं कितना, जितना मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल होगा, मैं उतना क्या कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ। इनफैक्ट हो सकता है कि मैंने 36,000 रुपये क्या किए भाई, क्या कहते हैं, आईटीसी के रूप में लिए सामने वाले, मतलब टैक्स के रूप में लिए सामने वाले बंदे से, और मेरे पास 40,000 रुपये का क्या पड़ा हुआ है, क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मैं पूरा का पूरा क्लेम कर लूंगी। बस उसके लिए आई हैव टू क्या आपका शो द, क्या आपका प्रूफ टू द गवर्नमेंट और टू द प्रॉपर ऑफिसर, जो बेसिकली जीएसटी के अंदर ऑफिसर होते हैं, उनको मुझे शो करना पड़ेगा कि ये 40,000 कौन से आईटीसी के रूप में है मेरे पास, ठीक है, और कौन से क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं 36,000 रुपये मैंने किसके रूप में लिए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी एसएससी सीधा का सीधा, अगर आप ये सोचें कि क्या कहते हैं, किसी से भी कोई सा भी आईटीसी किसी भी जगह से जो आया है उससे कोई सा भी क्या कहते हैं आपका टैक्स क्या कर सकता है, क्रेडिट कर सकता है। मान के चलिए कि क्या कहते हैं उसके पास सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है, या एसजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है, बट जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके रिवर्स है। लेट्स से कि अगर मान के चलिए कि उसने सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है और उसने जो बेचा है, ठीक है, वो उस पे उसको क्या कहते हैं आईजीएसटी एसजीएसटी क्या कहते हैं मिला है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उस केस में बेटा वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। सीजीएसटी कभी एसजीएसटी से नहीं हो सकता और एसजीएसटी कभी सीजीएसटी से नहीं हो सकता, ठीक है। और ये चीज क्या है, इसको मैं डेफिनेटली आई विल डिस्कस इन द आपका नेक्स्ट क्लास। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आप लोग सब सही रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आपकी फैमिली अच्छे से रहे, ठीक है। इसके साथ ही बाय बच्चों, टेक केयर और प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी क्लास, है ना। ओके बाय गाइस, टेक केयर।